गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना क्लास। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, एज वेल एज इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। उसका हम क्विक एक रिव्यू करते हुए, रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एज वेल एज मैंने ये भी बताया था कि स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ प्राइस, एंड द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे डिफरेंसेस को मैंने डिस्टिंग्विश किया था वहां पर। हमने ये भी बताया था कि इकोनॉमिक्स के जो एनालिसिस होती है वो पॉजिटिव एनालिसिस और नॉर्मेटिव एनालिसिस होती है। पॉजिटिव एनालिसिस व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी पे डील करता है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट की तरह किसी प्रॉब्लम्स को देखता है। ऑन द अदर हैंड जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो व्हाट ऑट टू बी पे डील करता है, दैट इज द क्या क्या होना चाहिए। ये एक प्रकार का क्या होता है, सजेस्टिव नेचर का होता है, यानी कि एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। चलिए, जिनका भी ये अगर क्लास कंप्लीट ना हो वो पहले उस क्लास को कंप्लीट करें और तभी जाकर इस क्लास पे आए। आप फिर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए काम ना करें, ठीक है? तो आज की क्लासेस की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में, नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें तो समझिए जरा। किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के लिए एक सर्टेन इन्वायरमेंट होता है। किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एक सर्टेन इन्वायरमेंट चाहिए और उसी सर्टेन इन्वायरमेंट में वह काम परफॉर्म होगा। सपोज कीजिए कि कोई लॉयर है, वकील, तो उसे कोर्ट जाना पड़ेगा। कोई अगर किसान है तो उसे खेत जाना पड़ेगा, खेत खलिहान। कोई अगर टीचर है तो उसे स्कूल जाना पड़ेगा। इन दिस मैनर कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर आप परफॉर्म करते हैं तो उसके हिसाब से एक इन्वायरमेंट बनना चाहिए, एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, तभी जाकर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज सक्सेसफुली परफॉर्म होता है। और सामान्य भाषा में उसी इन्वायरमेंट को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। सामान्य भाषा में उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। और अगर हम इकोनॉमिक्स के नजरिए से उसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो इकोनॉमी का मतलब क्या है? ए सिस्टम और फ्रेमवर्क, a system or a framework in which economic activities are undertaken। यानी कि वह सिस्टम, वह इन्वायरमेंट, वह फ्रेमवर्क जिसके तहत क्या तैयार होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज किए जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, कंजप्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एटसेट्रा। समझ गए कि इकोनॉमी का मतलब एक सिस्टम होता है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। अब अगर बात करें नेचर के बारे में, इसकी नेचर क्या है, तो देखिए यहां कहता क्या है कि किसी भी इकोनॉमी का जो नेचर होता है वह डिपेंड करता है उसमें परफॉर्म होने वाले वर्क पे। किसी भी इकोनॉमी का जो नेचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके विद इन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। सपोज कीजिए कि अगर खेती से जुड़े, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं तो वैसे इकोनॉमी को बोलेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अगर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है तो वैसे इकोनॉमी को बोलेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ठीक है? तो आप अलग अलग तरीकों से इसे समझ सकते हैं कि जिस टाइप ऑफ एक्टिविटी
को वहां परफॉर्म किया जा रहा है, उसी से ठीक है, उसको कैरेक्टराइज किया जाता है कि वह कौन सी इकोनॉमी होगी। यानी कि द नेचर ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी, ठीक है, दैट परफॉर्म अंडर दैट इकोनॉमी। समझ में आया कि इकोनॉमी और नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। अब बात करते हैं इकोनॉमी कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, इकोनॉमी बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और गवर्नमेंट इकोनॉमी, और सिंपली इट इज कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरा मार्केट इकोनॉमी, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी भी इसे कहते हैं। और थर्ड टाइप इज मिक्स्ड इकोनॉमी। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसकी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी और सिंपली कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है द इकोनॉमी विच इज कंट्रोल्ड बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। द इकोनॉमी विच इज कंट्रोल्ड बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि ऐसी इकोनॉमी में ईच एंड एवरी जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, दैट मीन्स इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटेड टू व्हाट वी हैव टू प्रोड्यूस, व्हाट अमाउंट we have to produce, how to produce, as well as for whom to produce। हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है। each and every decision is taken by the central authority of the government। there is nothing to decide for the market। ध्यान से सुनेंगे, there is nothing to decide for market। हम अगर इसको एक संदर्भ में आपको समझाना चाहे तो आप समझ सकते हैं आसानी से। जैसे जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद लगभग 2 साल तो लग गए, आपको 2 साल से अधिक समय लग गए कॉन्स्टिट्यूशंस के फ्रेम होने में। उसके बाद समस्या आई कि अब इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को चूज किया जाए ताकि हम अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग तरीकों से या अलग अलग एडवाइस दिया कि वी शुड गो फॉर सोशलिस्ट इकोनॉमी, वी शुड गो फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अलग अलग इकोनॉमी को सजेशंस दिया गया इकोनॉमिक सिस्टम का। तो क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम्स ढेर सारे थे और जब समस्या बहुत सारा हो तो एक साथ आप सारी समस्याओं से नहीं लड़ सकते हैं, आपको एक एक करके उन समस्याओं से लड़ना होगा। और इसलिए इन समस्याओं को लड़ने के लिए प्लानिंग की तैयारी हुई। यानी कि हम एक सिस्टमेटिक प्लान बनाएंगे और उस प्लान के तहत हम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेटअप करेंगे और उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। और इसकी स्थापना की गई, प्लान बनाने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी की स्थापना की गई जिसका नाम दिया गया प्लानिंग कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और इस संस्था का काम था कि भारत के रिसोर्सेस को देखते हुए एवरी 5 इयर्स के लिए क्या तैयार करना था, प्लान तैयार करना था। यानी कि यहां पर वो डिसीजन लेगा और उसके हिसाब से पूरी इकोनॉमी वर्क करेगी। तो प्लानिंग शुरुआत हुई 51 से 56, 56 से 61, हर एक 5-5 साल का प्लान तैयार हुआ और हर एक 5 साल के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेटअप किया जाता था। जैसे पहला 5 इयर्स प्लान था जिसमें एग्रीकल्चर पे था, दूसरा 5 इयर्स प्लान इंडस्ट्रीज के लिए सेटअप किया गया, तीसरा 5 इयर्स प्लान अगेन इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों के लिए किया गया, मोस्ट फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर। तीसरे 5 इयर्स का जो प्लान था उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला क्योंकि वो 2 सक्सेसिव वॉर्स हो गए थे, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना और पाकिस्तान के साथ। बाद 62 में चाइना के साथ और 65 में पाकिस्तान के साथ। उसके बाद 5 साल का प्लान न लाकर 1-1 साल का प्लान लाया गया।
ठीक है, 66 में, 67 में, 68 में। और वही फेज कहलाता है हमारे ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स में, जिसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन फेज कहते हैं। तो इस तरीके से हम एक प्लानिंग का सीक्वेंस बता रहे थे कि सब अथॉरिटी कैसे डिसाइड करता है। अब वो प्लानिंग कमीशन नहीं रहा, अब उसकी जगह पर नया, ठीक है, एक संस्था बन गया जिसका नाम है नीति आयोग, NITI आयोग। नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये मोदी जी जब की गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया और उसकी जगह पर नीति आयोग का फॉर्मेशन किया। तो चलिए, हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि इकोनॉमिक सिस्टम जो सेंट्रली प्लान्ड होता है, या इसको कंट्रोल्ड भी बोलते हैं, वहां पर क्या होता है, फुल कंट्रोल्ड होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे इकोनॉमी को चला सकती है, इंडिविजुअल को कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता है। सॉरी। अब ऐसी इकोनॉमी है कहां आज के डेट में, क्योंकि भारत में वो इकोनॉमी नहीं है। हमने एक एग्जांपल दिया, संदर्भ बताया, लेकिन वो इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है और मार्केट भी डिसाइड करती है। तो ऐसी इकोनॉमी बेसिकली कहां है, तो यूके में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया आपने सुना होगा नाम, किम जोंग। वो जो कहता है, जैसे कहता है वैसे करना पड़ता है, ठीक है। तो आप साधारण चाइना समझ ले सर, चाइनीज, वहां चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, चाहे वो लाख पूंजीपति हो या पैसे वाला हो। चाइना की गवर्नमेंट जो कहेगी, जैसे कहेगी, वही करना होगा। तो एक सीधा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, ईच एंड एवरी डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब जो दूसरी तरफ है, ऐसे इकोनॉमी को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली होता है वेलफेयर के लिए। ऐसे सोशलिस्ट इकोनॉमी किसके लिए, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर प्रमोट करें। अब जो दूसरी इकोनॉमी, जिसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं या फ्री इकोनॉमी कहते हैं, इन सच टाइप ऑफ इकोनॉमीज market is free to decide what to produce, how to produce, and for whom to produce. It means each and every economic decisions are taken by the market. There is no interference of the government, and the market decides on the basis of forces of market demand and supply of a commodity. और बाजार निर्णय कैसे लेता है, तो किसी वस्तु की सप्लाई क्या है और उसका डिमांड क्या है। सपोज कीजिए कि बाजार में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का मांग बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स मार्केट के लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा या प्रॉफिटेबल है, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाएगी। अगर बाजार को लगता है कि नहीं, वार गुड्स बनाने में ज्यादा फायदा है, तो वार गुड्स के लिए जाएगी। तो इस तरीके से यह बाजार हिसाब, बाजार फ्री है, देयर इज नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो बाजार अपने हिसाब से तय करती है, और वह तय कैसे करती है, तो जो बाजार में डिमांड एंड सप्लाई है उसके फोर्स के मैकेनिज्म्स है। और ऐसे इकोनॉमी का एकमात्र लक्ष्य होता है क्या, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और ऐसी इकोनॉमी में ज्यादातर जो इंटरप्राइजेस होते हैं वह होता है कौन सा, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी था या कंट्रोल्ड इकोनॉमी था, उसमें ज्यादातर पब्लिक सेक्टर्स, उसमें कंज्यूमर का राज होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसका, कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर की सोवरेनिटी होती है, यानी कि प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें कंज्यूमर डिसाइड करना है, ठीक है, कंज्यूमर के बारे में ज्यादा सोचा जाता है। अब ऐसी इकोनॉमी है कहां, तो ऐसी इकोनॉमी है यूएस में, ठीक है, यूएस कनाडा, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है, क्योंकि बाजार, ज्यादातर चीजें बाजार के ऊपर आश्रित है, बाजार डिसाइड करता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फ्री टू डिसाइड। अब जो थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी है, जिसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, इट शेयर्स द फीचर्स ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है उसकी भी फीचर को ये
शेयर करता है और जो मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके भी फ्यूचर को शेयर करता है। यानी कि सम डिसीजंस जो होते हैं वो टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और सम डिसीजंस आर टेकन बाय द मार्केट। जो गवर्नमेंट या जो डिपार्टमेंट डिसीजंस लेती है या सेंट्रल अथॉरिटी जो डिसीजन लेती है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर, वेयर एज जो मार्केट डिसाइड करती है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट मैकेनिज्म के आधार पर। यानी कि ऐसे इकोनॉमी में बोथ सोशल वेलफेयर भी सोचा जाता है और प्रॉफिट भी सोचा जाता है। यानी कि ऐसे इकोनॉमी में बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का एग्जिस्टेंस होता है। जैसे भारत इसका एकदम सटीक एग्जांपल है कि भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। यहां पर पब्लिक स्कूल्स भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है, पब्लिक हॉस्पिटल्स भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो बहुत जरूरत की चीजें हैं वो सरकार अपने कंट्रोल में रखती है, जो गैर जरूरत चीजें हैं उसको फ्री भी कर चुकी है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर, जिसको हम लोग पीपीपी मॉडल बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसमें सरकार और निजी संस्थाएं दोनों मिलकर साथ साथ कार्य करती है। तो यह 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है। कौन कौन? सोशलिस्ट, जिसको हम लोग कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड या प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरी मार्केट या कैपिटलिस्ट, ठीक है, या फ्री इकोनॉमी बोलते हैं। और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि भारत में है। तो यह 3 तरह की इकोनॉमी है। अब यही 3 इकोनॉमिक सिस्टम है। आज आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। अब आपको करना क्या है, क्योंकि ये हम कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको समझा चुके हैं, हम इसमें बेस्ड आपको आज एमसीक्यूज देंगे, ठीक है, और आप अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और क्या वाकई में आपने ईमानदारी पूर्वक पढ़ा। और पढ़ा तो आप अपने आप को सेल्फ एसेस करेंगे। अब आपको जो एमसीक्यू दिया जाएगा वो हमें आपको सबमिट करना है, मैं उसको करेक्ट करूंगा और करेक्ट करने के बाद फिर से मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा जहां जहां दिक्कत आएगी, ठीक है। तो पहले तो ईमानदारी पूर्वक आप इन सारे क्लासेस को देखेंगे। अब आपको क्या लगेगा कि जहां आपको दिक्कत लग रही है तो उसके पीछे के वीडियोस को रिवाइंड करेंगे, देखेंगे कि कहां फॉल्ट रह गया, कहां छूट गया। तो छोटा छोटा पार्ट्स पढ़ना है और उसको एसेस भी करते चलना है, इवेल्युएट भी करते चलना है अपने आप को कि हम कितना आगे बढ़े, कितना समझ में आया, ठीक है। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर एंड बाय।